इस चीज़ को बाहर फेंक दो। सब कुछ पाया, मैं बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें चुभती भी हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में बनफ्स नफीस जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है आप है डॉक्टर नसीरुद्दीन बारू साहब, कस्बा उड़ी में रहते हैं और डॉक्टर साहब जो हैं पैथोलॉजी से वाबस्ता है, ख़ास तौर टेस्टिंग फील्ड में। मज़ीद इसके हवाले से हम डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये जो पैथोलॉजी है इसके मुख्तलिफ जो है डिजीज़ है, मुख्तलिफ इसकी जो नवियतें हैं, मुख्तलिफ इसकी जो हैं सिमतें हैं। अगर आप किसी को फीवर भी होता है तो पहले उसका जो है लैब में टेस्ट किया जाता है। जी जी। तो पैथोलॉजी में भी यही है कि इसमें टेस्ट वगैरह, बायोप्सीज वगैरह वगैरह, ये थोड़ा सा वजाहत करें इसका क्या रहता है ये? देखिए, पैथोलॉजिस्ट जो है, पैथोलॉजी को अगर हम उर्दू में या अरबी में करें तो इल्मुल अमराज, यानी मर्ज़ों की तालीम। अब मर्ज़ों की तालीम जो है वो हम लेबॉरेटरी से कंफर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कहीं किसी जगह पे गिलती है या आंट है गर्दन में, तो वो काट के डॉक्टर भेजता है। ब्रेस्ट में होता है, फीमेल्स वगैरह डिफरेंट जगहों पे होते हैं। तो वो सैंपल ले जाता है लेबॉरेटरी में, डॉक्टर उसकी बियाप्सी करता है, बियाप्सी में देखता है कि ये बीमारी कौन सी है, वो कंफर्म होती है, जिसको हम कहते हैं फाइनल डायग्नोसिस। फाइनल डायग्नोसिस जो आता है वो पैथोलॉजी लैब से आता है। उस पे आगे मैनेज करता है फिजिशियन या सर्जन, ज्यादातर हमारा सर्जन के साथ होता है। हाँ, फिर पैथोलॉजी की ब्रांच है, इसका एक है हेमेटोलॉजी ब्रांच जो सिर्फ खून के टेस्ट के बारे में। अच्छा। दूसरा है बायोकेमिस्ट्री, जो केमिकल चेंज आते हैं बीमारी में खून में, तो वो बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, जैसे किसी का किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, वो बायोकेमिस्ट्री करता है। तीसरा है बड़ा तीसरी ब्रांच जो है हिस्टोपैथोलॉजी। अच्छा। जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजी एक और ब्रांच है। अब सब स्पेशलिटी बनते गए ना, सुपर स्पेशलिटी, तो एक और ब्रांच है साइटोपैथोलॉजी। अच्छा। तो साइटोपैथोलॉजी है कि आप नीडल से, सुई से सैंपल लेते हैं किसी जगह, मशकूक जगह का जहाँ कोई बीमारी है, उस सुई से उसका सैंपल उठा के उसका स्मीयर बना के स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि ये बीमारी क्या है। तो ये ऐसा है ये पैथोलॉजी। एक चीज़ डॉक्टर साहब, अब आम जो स्किन बीमारी का जो है शिकार है, स्किन डिजीज़ का शिकार है, किसी की एलर्जी होती है, किसी के वो जो है या फोड़े निकलते हैं, किसी का जो है यूं ही मतलब जिस्म में जो है क्या होता है, इचिंग होती है, तो जाते हैं डॉक्टर साहब के पास या खुद जाते हैं कहीं मेडिकल सेंटर इस पे दुकान पे, तो वहाँ पर जो है मेडिसिन लेते हैं। जैसे डिफरेंट जो है इसमें मेडिसिन हैं, लिवर्सिट्रीजिन है या बाकी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में फिर इसका मतलब इन टेस्ट के बगैर तो मेडिसिन खाने नहीं चाहिए क्या? टेस्ट जहाँ कहीं फिजिशियन या ट्रीटिंग सर्जन जरूरी समझता है कि टेस्ट होना चाहिए, वहाँ वो लिखते हैं। गैर जरूरी टेस्ट नहीं करते। अक्सर लोग कहते हैं गैर जरूरी नहीं होता है। अब जब जिल्द का जो मामला है, जिल्द के डायग्नोसिस करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे मजे की बात यह कि जिल्द की तमाम बीमारियों का इलाज तकरीबन एक ही जैसा है। अच्छा। हाँ, तो सिट्राजिन जो आपने अभी फरमाया वो एंटी हिस्टामिन उसको कहते हैं या एंटी एलर्जिक है। तो एलर्जी, इचिंग जिसको हम कहते, खारिश आती है, खुजली आती है, वो आम है, चाहे वो दवाई से होगी एलर्जी या पोलन से होगी, 99% को है। तो वो एलर्जी, उसके लिए हिस्टोपैथोलॉजी की जरूरत नहीं है ज़्यादा। उसका खून में वो टेस्ट कर सकते, सीरोलॉजिकल टेस्ट। लेकिन अक्सर लोग, चूँकि कॉस्टली टेस्ट है, ज़्यादातर लोग टेस्ट से पहले दवाई पे ही करते हैं। हाँ, जहाँ कहीं जरूरी समझता है डॉक्टर कि इसका स्किन का टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ करवाता है। बेटर क्या रहेगा, इसको टेस्ट ही करना चाहिए? टेस्ट इसका देखिए, एक्सपीरियंस जो है ना, ये डर्मेटोलॉजिस्ट, उसको तजर्बा बताता है कि क्या करें हम पहले। टेस्ट जरूरी है कि टेस्ट के बगैर मैं दवाई ट्राई करूँ। ट्राई करना। कई पेशेंट्स हैं मेरी नज़र में जो साल से दवाइयाँ खाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कई पेशेंट्स हैं जो अब तंग आ गए हैं, मतलब वो कहते हैं ना, तंग आमद जंग आमद, कोई फर्क नहीं, यहाँ से श्रीनगर तक बाहर तक कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये ऐसा है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से। इम्यूनिटी हम सब समझते हैं कि जिस्म का दफाई निज़ाम है जिस्म में, उसको इम्यूनिटी का जो, यानी अगर मैं अभी कोई चीज़ इनहेल कर लूँगा, क़ुव्वत मदाफ़त में अगर मैं कभी कोई चीज़ इनहेल कर लूँगा तो मुझे स्नीजिंग होगी। पहले नेचुरल कुदरत ने रखा है कि स्नीजिंग होगी, बाहर फेंको, कुदरती बहुत ज़्यादा। दूसरा ये, अगर फिर नीचे चलेगी तो खांसी आएगी, और खांसी के बाद बलगम उठेगा। ये सब अटेम्प्ट नेचुरल
इस चीज को बाहर फेंक दो। अगर वो फेल हो जाए तो फिर इलाज करना पड़ता है, ये होगी बाहर की चीज। लेकिन जो ऑटोइम्यून चीज है, कभी कभी हमारे जिस्म के अंदर अपनी चीज को, जो डिफेंस सिस्टम है उसको पराई मानता है, बाहर की है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। ठीक। तो इनकी आपस में रिएक्शन हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है। हाँ, तो वो रिएक्शन जो है वो चमड़ी की बीमारियों की शक्ल में, जैसे सोरियासिस है, कुछ और बीमारियां हैं उस सूरत में होती है, वो एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल है। उसको उम्र भर दवाई खानी है, यानी दवाई के बगैर कोई चारा नहीं क्योंकि उसके जिस्म के अंदर बन रही है। लेकिन ये जो दवाइयां हैं, इनके फिर डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं, ये किडनी को भी अटैक करते हैं, बाकी चीज जो है जिस्म के जो बाकी अज़ा हैं उनको कोशिश करते हैं डैमेज कराने की। देखिए, इसमें जो सिंगल गोल्डन प्रिंसिपल है और मीडिया पे डिस्प्ले होता भी है कि सेल्फ मेडिकेशन मत करो। डॉक्टर कभी ऐसी दवाई नहीं देगा जो नुकसान ज्यादा करे फायदे की निस्बत। हम वो जो भी इवन कैंसर का इलाज जब हम करते हैं, हम कैंसर सेल को मारने के लिए करते हैं, लेकिन जो दवाई जाती है वो सिलेक्टिव कैंसर सेल ही को नहीं जाती है, कुछ नॉर्मल सेल को भी मार देती है। मगर कोशिश ये होती है कि नॉर्मल जो है कम से कम मरे। मतलब ब्लड कैंसर का इलाज कर रहे हैं, ब्लड का कैंसर का इलाज करते करते एनीमिया हो जाती है पेशेंट। वो चूंकि ब्लड कैंसर जो खून बनने वाली फैक्ट्री है उसमें कैंसर है, तो वो दवाई देते हैं हम उस कैंसर वाले सेल को मारने के लिए, लेकिन आसपास में नॉर्मल है वो भी मर जाते हैं उसमें। फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देकर उसको रिस्टोर करते हैं। हम कोशिश, डॉक्टर की जो भी डॉक्टर है, कोशिश यही होती है कि पेशेंट का कम से कम नुकसान हो। साइड इफेक्ट ज्यादा तब होंगे जब सेल्फ मेडिकेशन होगी। अब जो मैं गाँव में काम करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर भी रहा हूँ, गल्फ कंट्री में रहा हूँ, वहाँ लोगों को हेल्थ एजुकेशन का कंसेप्ट है। अच्छा। हमारे लोगों में कुछ नहीं है, खास कर ये मैं अपने गुजर इलाके, ये पहाड़ी इलाके में बसने वाले लोग, वैली में तब भी कुछ थोड़ा बहुत हो गया, लोग समझते हैं, ये नहीं समझते हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन ज्यादा यकीन रखते हैं। बिल्कुल, हर जगह, खासकर कश्मीर में हर जगह। हाँ, क्योंकि जोड़ों का दर्द है, वो फलानी टीके कहते हैं, पेन किलर नहीं देना। ये तो हमें मुझे भी कहते हैं पेन किलर नहीं देना। उनको नहीं पता जो पैरासिटामोल खा रहे हैं वो भी पेन किलर ही है। ये रुमाल खा रहे हैं वो भी पेन किलर है, वो भी पेन किलर है, मगर साथ में कहते हैं पेन किलर नहीं देना, क्योंकि सुना है मीडिया पे कि पेन किलर ज्यादा खाने से किडनी फेल करता है। डाइक्लोफेनेक हमारा एक जो नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी के लिए जहरीला है, वो इंजेक्शन करा जाता है, वो रीढ़ के दर्द वाला है, जोड़ों के दर्द, वो इंजेक्शन कराता है, दर्द करा रहा है, लेकिन कहते पेन किलर नहीं लेना है, यानी टिकी नहीं खाऊंगा, इंजेक्शन करो। तो बात तो वही होगी ना, ये हमारे लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ज्यादा जो साइड इफेक्ट हो, लैक ऑफ एजुकेशन। तो ये नहीं मैं कहूँगा कि डॉक्टर ना की जानबूझ के करते, ऐसा नहीं है। हाँ, जो बिजी प्रैक्टिस डॉक्टर उसको ये कहना कि शायद टाइम ना मिलता हो कहीं कहीं कि हाँ जी इसका साइड इफेक्ट ये ज्यादा नहीं खाना, मगर अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं ये ज्यादा नहीं खाना। तो नहीं, वो सही बात है, जब पेशेंट जाए डॉक्टर साहब के पास और फिर जब वहाँ पर वो प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ मेडिसिन, उसका एक कोर्स होता है 5 दिन 7 दिन, कभी वो घटा भी सकते हैं, कभी बढ़ा भी सकते हैं। तो पेशेंट को थोड़ा सा लग रहा है मुझे इफाका मिल रहा है तो छोड़ देता है दवा, फिर भी जब फिर अटैक हो रहा है तो फिर जाता है डॉक्टर के पास, और वो प्रिस्क्रिप्शन जो पुराना होता है वो घुमाया होता है। ये सही बात है, डॉक्टर साहब ही जिम्मेदार नहीं है इसके। लेकिन इसमें एक बड़ी जो कमी है वो है अवेयरनेस की, लोगों को अवेयरनेस नहीं, जी लोगों को बताया नहीं जा रहा है। जी नहीं, एजुकेशन का पार्ट जो है, हालांकि हमारा पब्लिक हेल्थ जो है ना, इसका ब्रांच है डायरेक्टर में, उसमें पम्फलेट वगैरह बनते डिस्ट्रीब्यूट करने के, लेकिन अब सिंसियरली काम उस पर नहीं हो रहा है। या ये टीके लग रहे हैं, वो चलो अच्छा काम है, टीके लगाना, हमें बहुत सारी बीमारियां निकाल दी, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है बीमारी से बचने के लिए। या सेल्फ मेडिकेशन मीडिया पे आता रहता है, सेल्फ मेडिकेशन बंद को, तो गवर्नमेंट वो कोशिश कर रही है। लेकिन जो मैं इस इलाके अपने कहूँ कि यहाँ पर मैं ज्यादा फेस करता हूँ माल न्यूट्रिशन। परहेज करो, हमारे जो लोग ज्यादा परहेज करो, खाना बंद करो, जब खाना नहीं खाना है तो खाना न खाने से जिस्म ज्यादा कमजोर होता है, बीमारी ज्यादा हावी होती है। तो मैं तो अपना टाइम उसी में लगाता हूँ। डॉक्टर साहब, आप कैंसर का भी यहाँ ट्रीट करते हैं? नहीं, ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ मैं यहाँ एज जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ। मैं ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि सर्जन नहीं हूँ मैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन बियाप्सी जब डॉक्टर को था तो वो लेता हूँ मैं, सैंपल डायग्नोसिस देता हूँ उसका, लेकिन मैं सर्जरी का काम नहीं, फिजिशियन का काम करता हूँ, या गायनी का काम नहीं करता हूँ, जनरल फिजिशियन। लेकिन मेनली मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम करता हूँ, एजुकेशन पब्लिक को एजुकेट करता हूँ, और उसमें कुछ लोग खुश भी होते हैं कि इसको सेमिनार्स वगैरह करते हैं इसके हवाले से। यहाँ के मैंने नहीं किया, ये है देखिए कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन एक सिस्टम हर जगह हर कंट्री में चल रहा है। तो यहाँ चूंकि बीच में हमारे कोई हालात ऐसे हो गए, कोरोना में आ गया, कुछ और सियासी हालात में हो गए, तो उसमें गैदरिंग नहीं हुई, और पिछले 1-2 साल से नहीं हुआ। लेकिन उड़ी में गैदरिंग करना कोई मुश्किल नहीं है।
गैदरिंग गैदरिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन है भी पॉलिटिशियन चाहिए तो गैदरिंग एकदम हो जाएगी। अगर होना चाहिए तो हमारी को नहीं, माशाल्लाह आपका एक नाम है, आपको बहुत लोग चाहते हैं। जी जी, आपको लोग बहुत चाहते हैं, और आप जब कहें तो ऐसी बात ही नहीं है। नहीं, आगे मेरा प्रोग्राम है, इस पे हम कैंप किया करेंगे, उसमें हेल्थ एजुकेशन ही होगी, साथ में थोड़ी बहुत मेडिसिन, हेल्थ सबसे एजुकेशन ज़्यादा ये है कि इसमें जो है अवेयरनेस हो जाए। इंडिविजुअली तो मैं हर पेशेंट को एडवाइज करता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे ना करो, ये ऐसा ऐसा करो। जो चीज़ें जैसे यहाँ हड्डी की ज़्यादा प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम, दूध खाना बंद कर देते हैं कि इससे छाती खराब होती है, तो वो मैं बहुत कोशिश करता हूँ ये चीज़ जहन से निकालो। दूध बहुत अच्छी ग़िज़ा है, हड्डियों के लिए कैल्शियम रिच है, तो दूध खाया। अब जो ये जो आजकल, पुराने ज़माने में अगर आप देखें 20-22 साल पहले, 30 साल पहले या 10 साल पहले इतनी जो है बीमारियां नहीं हुआ करती थी स्किन रिलेटेड। अब क्यों ज़्यादा ये अपने जो है वो इनमें इजाफा होता जा रहा है, इंक्रीज होती जा रही है, इसकी वजह क्या है? इसमें मुख्तलिफ फैक्टर हैं, और फिर हर जगह कोई ना कोई ख़ास फैक्टर है। इस इलाके में आबादी बहुत बढ़ गई है, जब से मैं निकला हूँ ना, मैं काफ़ी टाइम के बाद इस उड़ी में आया हूँ, तो आबादी बहुत बढ़ गई है, कंजेशन हो गई है। स्किन बीमारी कंटेजियस है, जो लगती है एक दूसरे को। स्कैबीज एक बीमारी है जो ज़्यादातर आर्मी कैंप्स में, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों उनको लगती है, क्योंकि वो बेड शेयर हुआ, वो शेयर हुआ, तो वायरल होती है। नहीं, वो बैक्टीरियल है, तो मगर वो कपड़े से लगती है। कपड़ा जब बिस्तरा इस्तेमाल किया, टॉवल इस्तेमाल किया, वो तो वो लगते हैं, तो वो यहाँ में बहुत कॉमन देखता हूँ। सोरियासिस भी ये होता है? सोरियासिस ऑटोइम्यून बीमारी है, लेकिन वो कंटेजियस नहीं है, वो लगती नहीं है, एक दूसरे को नहीं लगती। अच्छा, वायरल नहीं है? नहीं, वो ऑटोइम्यून, वो मैंने कहा अपना सिस्टम जो मतलब फंगल और एलर्जी, ये ज्यादा जो है फंगस ज्यादातर पानी से है। हाँ। जो पानी हम स्टोर रखते हैं, टंकी पानी में पानी रहा, उसमें फंगस बना तो वो इन्फेक्शन करता है। ये भी वायरल है? ना नहीं, फंगस अलग है, एक क्लास से अलग है, बायोलॉजी में अलग ही क्लास है, फंगल क्लास। और एलर्जी तो रिएक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी की। ओके, अच्छा, ये भी वायरल नहीं है? हाँ जी, ये वायरल नहीं है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो परफ्यूम यूज करते हैं, परफ्यूम करते हैं, अत्र करते हैं यूज, यहाँ ग्रीनरी में बैठते हैं, वो उनका जो है मुखालिफ बन जाता है, तो उसकी वजह वो एलर्जी आपकी डाइट से भी हो सकती है, जो बालों करते हैं, आप परफ्यूम से भी हो सकती है, मेडिसिन से भी हो सकती है, और पेड़ों से डिस्चार्ज होने वाली चीजें, जैसे ये सफेदे का पेड़ है, उससे वो ऊन से निकलती है, वो एलर्जी के जबरदस्त। अच्छा, इस तरह पोलन है, पोलन एलर्जी होती है फूलों से, अस्थमा होता है जबरदस्त। बिल्कुल। तो फूल फ्लावर जब जो आता है टाइम, तो उस वक्त। लेकिन छोटे छोटे बच्चों में जो अच्छा बाल सफेद होते हैं, अब डाई तो एक बन गया ना, एक ये तो कॉमन मामला है, उसके लिए क्या करना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे हैं, अनमैरिड गर्ल्स हैं, जिनको मतलब जिनके बाल सफेद हो गए, चाहती हैं डाई करना। देखिए, ये मजबूरी बन गई है अब, ये सब मेरी तरफ, बल्कि मुझे ये हदीस भी है, मैं सऊदी में मुझे पता चला, जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ के निकला, तो मुझे सऊदी मौलवी ने साथ लिया, बाहर लिया, लेकर दिखाया, आसमान पे बादल थे, दिखाए बादल का जो ऐसा रंग है ना आसमान का, दिखाया। प्रॉफेट मोहम्मद ने ये लाइक नहीं किया है, ये उन्हें पसंद नहीं किया है, उन्हें अबू बकर से कहा कि डाई करो। बिल्कुल है, हदीस है, उन्होंने डाई करो, तो मुझे कहा तू क्यों डाई करता है? जब इमाम अली मकाम को शहीद वो जो उनके फिर उसके साथ खेला जाता था, तो उसमें देखा गया कि उन्होंने कुछ चंद दिन पहले उन्होंने जो है डाई किया था, ये मुबारक दाढ़ थी। बिल्कुल। अब मौलवी साहब कहना था कि आप डाई नहीं करते हो, मैंने कहा देखिए ये झंझट है डाई करना, मैंने कहा ये बार बार करना है, कपड़ों को लगता है, उधर लगता है, स्टेनिंग होती है, तो मैं ये झंझट नहीं। हाँ, सर को, अच्छा दूसरी बात है, मैं सऊदी में सर को करता था डाई, वो हजाम कर देता था, दाढ़ी का वो नहीं करता था, क्योंकि इसको फिर नीचे से और सफेद बाल निकला है, वो आड़ लगता था, तो उसने यही देखा कि दाढ़ी को नहीं किया है, तो सर को किया। तो वही बात है कि डाई तो इस्तेमाल करते हैं, मजबूरी है, बाल क्यों सफेद होते हैं, ये देखिए ये अलग इशू है। बाल जो मैंने इसी से फिर इनका हो सकता है किसी को इसी से जो है डाई होगा, कोई जो है एलर्जिक पेशेंट होगा, डाई से ही होगा ना? डाई से भी होता है, मैं वही कह रहा हूं, खाली एक डाई नहीं, और बहुत सारे परफ्यूम में डाई है, मेडिसिन है, ये नेचुरल जो है ना, ये प्लांट से निकलने वाली चीजें बहुत सारी, किससे भी एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाई हैं? किसी चीज का रिग्रेट है जिंदगी में, ये नहीं पाया, वो नहीं पाया, ये नहीं पाया? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पाया, मैं बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन कुछ चीजें चुभती भी हैं। अच्छा। चुभने वाली चीजें मैं याद नहीं करूंगा। अच्छा। वो ह्यूमन नेचर है। एक तो ये कहावत है कि जो इंसान मोस्ट सिंसियर होता है, ही इज मोस्ट सफरर। राइट। बस उतना काफी है कि ही इज मोस्ट सफरर आल्सो, और खास अपनों से। सही बात। अपनों से दुख पहुंचते हैं।
आपका शुक्रिया अदा थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया, आपका फिर मतलब बहुत 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 शुक्रिया।